नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ मिश्रा है और मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करने जाता हूँ। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ये डिज़ीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका ओवरव्यू सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस डिज़ीज़ को अर्ली डायग्नोज कर दिया तो आप बहुत सारी लाइफ सेव कर सकते हैं। ब्लैडर कैंसर यूजुअली ब्लैडर के टिश्यूज़ से अराइज होता है। कैंसर सेल्स में क्या होता है कि कैंसर सेल्स बहुत ही फास्ट डिवाइड करती हैं, अनकंट्रोल्ड और अनचेक्ड। इन पे किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये बस सिर्फ डिवाइड करती चली जाती हैं और धीरे धीरे करके आसपास के सारे टिश्यूज़ को इन्वेड करना शुरू कर देती हैं। सो ब्लैडर में इस तरह के जब डिवीज़न शुरू होता है तो हमें मिलता है क्या कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ब्रीफली ब्लैडर की एनाटॉमी आप समझ लें। ब्लैडर एक हॉलो विसरा है जो सब बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। पर्पस इसका होता है स्टोर करना यूरिन को। जो किडनी से कंटिन्यूसली 1 ml per minute की स्पीड से जो यूरिन बन रहा होता है वो धीरे 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 ट्रिकल करके ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है और जब ब्लैडर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है जो कि 400 से 500 ml के करीब होती है, उसके बाद ब्लैडर उस यूरिन को इवैक्यूएट करके अपने आप को एम्प्टी करता है और फिर से एक नई साइकिल शुरू करता है। ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं उसमें मल्टीपल लेयर से बनी होती है। सबसे अंदर की लेयर जो होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। उसके बाद और भी लेयर्स होती हैं। म्यूकोसा के जस्ट बाद जो होती है वो सबम्यूकोसा, फिर लैमिना प्रोप्रिया होती है, फिर मसल लेयर होती है और उसके आगे जो ब्लैडर की कवरिंग जो होती है इसको बोलते हैं कैप्सूल। सो ट्यूमर किसी भी लेयर से अराइज कर सकता है, बट 90% टाइम्स जो ट्यूमर अराइज होता है वो ब्लैडर की म्यूकोसल सेल से अराइज होता है। ब्लैडर की जो म्यूकोसा की लाइनिंग होती है वो ट्रांजिशनल सेल्स की होती है और जो इनर पार्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल सेल एपिथेलियम। तो 90% से ज़्यादा कैंसर सिर्फ ट्रांजिशनल सेल एपिथेलियम से ही अराइज होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल सेल कैंसर। तो अगर टाइप्स में हम आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर, सो सबसे कॉमन हो गया ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। सेकेंड कॉमन होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। जैसे कि जब भी कभी कोई ऐसी क्रोनिक इन्फेक्शन हो कैथेटर की वजह से, अगर सपोज लंबे टाइम तक कैथेटर रखा हुआ है तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके क्रोनिक इरिटेशन हो सकता है, या फिर कोई कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन कर रहा है, जैसे वहाँ पर अगर कोई स्टोन है लंबे टाइम से, तो वो ब्लैडर की सेल्स को इरिटेट करके पूरी म्यूकोसा को चेंज कर देते हैं और कई बार तो वो जो ट्रांजिशनल सेल होती है वो स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। सो इससे जो कैंसर राइज होता है उसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये जो टोटल ब्लैडर कैंसर का 5% होता है। थर्ड एडिनोकार्सिनोमा, ये अनकॉमन कैंसर है। टोटल कैंसर का 2% होता है और इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो बेसिकली म्यूसिन सिक्रीट, म्यूसिन एक तरह का सिक्रीशन होता है जो ग्लैंड से अराइज होता है। सो अगर ग्लैंड्स का कैंसर शुरू होता है तो उसमें बहुत सारा म्यूसिन सिक्रीट होता है। सो ये होता है एडिनोकार्सिनोमा और कंट्रीब्यूट करता है 2%। बाकी रेयर फॉर्म्स होते हैं जो 1 to 2% होते हैं, जैसे कि सार्कोमास हो गए। तो ये इतने कॉमन नहीं होते हैं। हम जो भी डिस्कशन आज कर रहे हैं वो ट्रांजिशनल सेल कैंसर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, कैसे हम डायग्नोस करते हैं। बट डायग्नोसिस से पहले आपको ये समझना है कि कोई भी कैंसर को अगर हम अर्ली डायग्नोस करते हैं तो हम बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ बचा सकते हैं। सो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। इस वजह से हमें ये जो ब्लैडर कैंसर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो देने का पर्पज़ है वो यही है, जैसे आप इस नॉलेज के साथ ऐसे लोगों को पहचान कर पाएँ या खुद अपने आप को पहचान कर पाएँ और अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और अगर कोई ब्लैडर कैंसर जैसी चीज़ हो रही है तो पहले ही हमें पता चल जाए। सो अब आते हैं डायग्नोसिस पर। सो डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं सिम्टम्स। सो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इससे आप जो डिज़ीज़ है वो आप जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। सो सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? यूरिन पैसेज में ब्लड आना, जिसको बोलते हैं हिमेचूरिया। हिमेचूरिया हमेशा इंटरमिटेंट होता है, ग्रॉस होता है मतलब विजिबल होता है, टोटल होता है। टोटल का मतलब पूरा यूरिन में
वो रेड होता है। सो इंटरमीडिएट, ग्रॉस, टोटल और पेनलेस, पेन नहीं होता है। हेमिचूरिया होता है, साथ में कई बार तो पूरे के पूरे ट्यूमर पीसेस भी आते हैं या क्लॉट्स आते हैं, विजिबल जो दिख रहा होता है। इसके बाद जो दूसरे कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें सबसे कॉमन होता है पेशाब की जलन लेकर के आना, बार बार पेशाब होना। सो ये इसमें ये और भी डिजीज़ की वजह से होता है, बट कई बार कैंसर भी इस तरह से प्रेजेंट करता है। एक कैंसर होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इन सीटू, TIS उसको करते हैं। सो ये जो होता है इसमें ग्रोथ मसल के अंदर ही अंदर होती है, मीन्स ब्लैडर की वॉल के अंदर प्रोग्रेस करती है। तो इसमें यूजली मांस आपको नहीं दिखता है। सो इनमें सिम्टम्स बार बार यूरिन पास करना या आपको बर्निंग या डिस्यूरिया के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बैकएक हो सकता है अगर ट्यूमर साइज बढ़ चुका है या फिर सराउंडिंग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर चुका है, तो ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ब्रेन को इन्वॉल्व किया, कन्वर्जन हो सकता है, कहीं और जाता है तो वो उसकी इन्वॉल्व होने की वजह से ऐसा होता है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ दी ब्लैडर कैंसर। दोस्तों, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लैडर कैंसर ज़्यादा डेवलप करते हैं। जैसे इसमें सबसे कॉमन होता है स्मोकर। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपका कैंसर, ब्लैडर कैंसर डेवलप करने की पॉसिबिलिटी बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। ये सबसे कॉमन और सबसे कंसिस्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे केमिकल या टॉक्सिक मटेरियल्स एज ए बाई प्रोडक्ट बनाती हैं जिसकी वजह से कैंसर, ब्लैडर कैंसर्स हो सकते हैं। ये को पेंटिंग में, डाई इंडस्ट्री में, लेदर में, प्लास्टिक में, ये इन इंडस्ट्रीज़ में ऐसे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर आप मेल हैं, मतलब जो जेंडर है वो भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सो मेल्स को ब्लैडर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल्स। बेसिक इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं तो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है यूरिन साइटोलॉजी। सिंपल यूरिन की माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा जाता है। अगर उसमें कैंसर सेल विजिबल होती हैं तो क्लियर हो जाता है कि हमें ब्लैडर कैंसर है। इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे कॉमन CT है या MRI है। ये स्टेजिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें क्लियर करते हैं कि स्टेज किस स्टेज पर है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो जो सेकंड स्टेज होती है उसमें ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बड़े इफेक्टिवली नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। सो स्टेजिंग में ये और डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट जहाँ तक भी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ में हम चल रहे हैं, तो पहला यूरिन साइटोलॉजी, सेकंड मैंने आपको बताया ये इन्वेस्टिगेशंस जो इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं, और थर्ड जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में बेसिकली होता क्या है कि एक इक्विपमेंट होता है जिसमें एक लेंस लगा होता है, एक लाइट सोर्स होता है और एक कैमरा होता है। इस इक्विपमेंट को आपके यूरिन के पैसेज में डालते हैं और ब्लैडर में जा कर के ब्लैडर को विजुलाइज करते हैं। अगर वहाँ पर कोई ग्रोथ दिख रही होती है तो आप डिटेक्ट कंफर्म कर लेते हैं कि ठीक है कैंसर है, और साथ ही साथ वहाँ से बायोप्सी भी ले सकते हैं। ये डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड है? ट्रीटमेंट के लिए स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा ट्रीटमेंट जैसे सारे कैंसर्स के का होता है कि सारा ट्रीटमेंट स्टेजिंग पे डिसाइड होता है, वैसे ब्लैडर कैंसर का भी होता है। सो अब स्टेजिंग जो ब्लैडर कैंसर को स्टेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टेजिंग क्या होती है? स्टेजिंग में जो क्राइटेरिया आते हैं वो दो क्राइटेरियाज हैं। एक ग्रेड ऑफ ट्यूमर, दूसरा होता है साइज ऑफ ट्यूमर। जो साइज पे चलता है उसको बोलते हैं TNM, जो ग्रेड पे होता है उसको G से यूज़ करते हैं। सो 3 तरह की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, या लो ग्रेड और हाई ग्रेड। सो लो ग्रेड क्या होता है? इसमें जो कैंसर सेल्स होती हैं उनका अपीयरेंस बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होता है, बट फर्क ये रहता है कि बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती है, बहुत फास्ट डिवाइड कर रही होती है। बट हाई ग्रेड में क्या होता है, ये जो सेल्स हैं वो अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिटी उनकी एक नहीं होती, पेरेंट सेल से मैच ही नहीं करती, ठीक है। सो ये होते हैं हाई ग्रेड। अब जो स्टेजिंग डिसाइड होती है इन दोनों साइज और ग्रेड के बेसिस पे डिसाइड होती है। स्टेजिंग 2 तरीके से होती है।
एक तो अगर देखें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी के बेसिस होता है जो ग्रॉसली डिसाइड करते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर, एक होता है डीप ब्लैडर कैंसर। सुपरफिशियल कैंसर ब्लैडर कैंसर यूजली 70% होता है, ये कॉमन है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लैडर है, जो कैंसर है वो लेमाइना प्रोप्रिया को क्रॉस नहीं करता है, वो उससे अंदर रहता है। मीन्स म्यूकोसा तक हो सकता है, सब म्यूकोसा तक इन्वॉल्व हो सकता है और लेमाइना प्रोप्रिया तक हो सकता है, वो मसल तक नहीं जाता है। अगर मसल इन्वॉल्व हो गई वो डीप कैंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर डायग्नोसिस के टाइम 70% पेशेंट में होता है, बाकी 30% पेशेंट में या डीप ब्लैडर कैंसर हो सकता है या मेटास्टेटिक हो सकता है। यहाँ एक चीज़ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लैडर कैंसर होता है इसमें रिकरेंस बहुत कॉमन है। रिकरेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 70% से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के टाइम हमें वो रिकरेंस को भी ध्यान रखना होता है, वो भी हम बाद में डिस्कस इस पर करेंगे, फॉलोअप का पार्ट जब आएगा। बट अभी के लिए बेसिकली हमने स्टेजिंग कर ली, स्टेज 1 to 4 जैसे ज़्यादातर कैंसर में होता है, उसको ग्रेड और ट्यूमर साइज को मिला करके स्टेज 1 2 3 4 में डिवाइड किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ क्या होती है? सर्जरी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है। सो सर्जरी जो होती है और रेडियोथेरेपी ये लोकलाइज ट्रीटमेंट होते हैं, और इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी होती है ये लोकलाइज ट्रीटमेंट होता है। मीन्स जब कैंसर बहुत डीप तक नहीं गया है या ब्लैडर के बाहर नहीं गया है। एक बार ब्लैडर के बाहर अगर चला जाता है तो हमारे पास कीमोथेरेपी के अलावा ऑप्शन नहीं रहता है। अब सर्जरी की अगर बात करें तो सबसे कॉमन सर्जरी जो होती है उसको बोलते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर। ये प्योरली एंडोस्कोपिक होती है, यूरिन के पैसेज के थ्रू एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं रिसेक्टोस्कोप, वो डाला जाता है। उसमें मैकेनिज्म होता है कि कैसे आप टिश्यूज़ को रिसेक्ट कर सकते हैं और साथ में ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस प्रोसीजर से आप जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको आप रिमूव करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 70% टाइम ब्लैडर कैंसर में TURBT ही हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि ब्लैडर जो कैंसर है वो मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, उस कंडीशन में TURBT से आपका काम नहीं होने जा रहा। TURBT में आप पूरी की पूरी ब्लैडर वॉल नहीं हटा सकते हैं, अदरवाइज वो परफोरेट कर जाएगा। सो ऐसे कंडीशन में आता है रेडिकल सिस्टेक्टमी। सो रेडिकल सिस्टेक्टमी बेसिकली आप करते क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर, साथ के पास के जो और एडजेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, प्रोस्टेट होता है या फिर आपका कई बार यूरेथ्रा भी होता है या सराउंडिंग जो लिम्फ नोड्स हैं, वो सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है। उसके बाद पूरा यूरिन डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक कंड्यूट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, दोनों यूरेटर को उस कंड्यूट में जोड़ देते हैं और वो कंड्यूट बेसिकली यूरिन इकट्ठा करता रहता है और धीरे धीरे करके वो ड्रेन होता रहता है। ड्रेन वो एक बाहर एक पाउच लगा दिया जाता है, उसमें कंटिन्यूस वो ड्रेन होता रहता है। सो ये हो गया रेडिकल सिस्टेक्टमी। इसके बाद आते हैं हम इम्यूनोथेरेपी पे। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली सबसे कॉमन BCG होता है। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है कि जो कंपाउंड होता है, जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इम्यूनोथेरेपी, जो एजेंट होता है, वो जो डिफेंस सेल्स होती हैं या इम्यून सेल्स होती हैं उनको वो स्टिमुलेट करता है और उनको स्टिमुलेट करके कैंसर से फाइट करने के लिए मोटिवेट करता है। और इस तरह से शरीर की इम्यून सेल्स कैंसर को फाइट करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन इम्यूनोथेरेपी जो होती है वो BCG होता है। इसे साइकिल्स में देते हैं। यूजली ब्लैडर के जो यूरिन पैसेज के थ्रू पत्ती ट्यूब डाल करके उसमें BCG का सोल्यूशन बना करके डाल दिया जाता है और पेशेंट को 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको फ्रिक्वेंट जो होता है पॉस्चर चेंज करने के लिए बोला जाता है, जिससे कि सारी जो BCG का सोल्यूशन है वो सारे के सारे ब्लैडर के वॉल तक पहुंच जाए। 6 साइकिल्स दी जाती हैं। 6 साइकिल के बाद असेस किया जाता है कि कितना हमें फ़र्क आया रिकरेंस में। थर्ड जो होता है वो होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी एक तरह का लोकल ट्रीटमेंट है। फोर्थ आता है कीमोथेरेपी। बहुत सारे कीमोथेरेपिटिक एजेंट है, यूजली ज़्यादातर ये स्टेज 4 कंडीशंस के लिए होते हैं। सो अब हमने ट्रीटमेंट कर लिया, अब इसके बाद आता है फॉलो। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रिकरेंस रेट बहुत होता है।
रिकरेंस रेट 70% होता है। मतलब 10 पेशेंट हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन 10 में से 7 जो है वो रिकरेंस लेकर के आएंगे। सो अगर आप पेशेंट को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेंगे तो कई बार ये जो ट्यूमर हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और इतना प्रोग्रेस कर जाते हैं कि जब तक पेशेंट अपनी मर्जी से आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो इनका जो फॉलो प्रोटोकॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो प्रोटोकॉल 3 मंथली जो होता है वो हर 3-3 महीने में पेशेंट को बुलाया जाता है और यूरिन पैसेज में एंडोस्कोप डाल करके, जिसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप, डाल करके चेक किया जाता है। अगर कोई ग्रोथ होती है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह का प्रोटोकॉल 1 साल तक किया जाता है। उसके बाद सेम प्रोटोकॉल 6 मंथ के बेसिस पे किया जाता है, अगले 2 साल, फिर उसके बाद 1-1 साल के अंतर पे किया जाता है। बट इस पूरे प्रोटोकॉल के बीच में अगर आपको कैंसर सेल दिखाई पड़ गई तो 0 से फिर फॉलो प्रोटोकॉल स्टार्ट किया जाता है। सो ये ओवरऑल ब्लैडर कैंसर के बारे में है। थैंक यू सो मच।